तो ईवीएम के हेर फेर का यह खेल है। इसलिए कहते भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जा, ईवीएम हटाओ ना, बैलेट पेपर से चुनाव करो, जो जनता की आकांक्षा है उसके आधार पर चलो। जब हमारा विश्वास जो है ईवीएम से उठ गया है तो हम तो एटीएम को खंगाला जा सकता है और धरती पर इसरो में बैठ करके चंद्रमा के तल पर उतरे हुए चंद्रयान को नियंत्रित किया जा सकता है, धरती से उपग्रहों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो बताओ ईवीएम मशीन में क्या हेरफेर नहीं किया जा सकता? क्या ऐसा ये ब्रह्मास्त्र है कि इस पर किसी तरह का जो है हलफनामा मांगा गया तो उसने कहा मैं ईवीएम बनाता हूं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और यह पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। भाई इसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेरे यहाँ ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और विश्व के जितने विकसित देश हैं, अमेरिका, रूस, जापान बनाना चाहती है और रोजगार के मुद्दे हों, चाहे देश और प्रदेश और समाज की जो असल मुद्दे हैं उससे ध्यान हटाने का, भटकाने का, देश को कंगाल बनाने का। और भारतीय बैंकों का जो कई हजार करोड़ रुपया लूट करके जो विदेश में भागने वाले भगोड़े हैं, 29 में 28 जो है गुजराती बनिया है, चाहे मेहुल चोकसी हो, चाहे नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, निशान मोदी हो, तो सभी के सभी गुजराती बनिया मिलकर के देश को लूटने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी केवल हम दो, हमारे दो, एक नरेंद्र मोदी यानी इंटरनेशनल लायर, अंतरराष्ट्रीय स्तर का महान झूठा नरेंद्र मोदी, और एक 15 लाख रुपया का देने का जो वादा किए थे तो बाद में जुमलाबाजी कहने वाले अमित शाह जो मौनी बाबा हैं, ये और अडानी और अंबानी मिलकर के पूरे देश को कंगाल बनाने का और सरकारी संस्थानों को जो है निजी हाथों में बेचने का जो काम कर रहे हैं और संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने का जो भारतीय जनता पार्टी जो है कि आप देख लीजिए क्या हो रहा है। ये नंगा नाच किया जा रहा है कि हमारे लोग इतने खूबसूरत लोकतंत्र को जो है मटिया मेट करके ये राजदंड यहाँ स्थापित करना चाहते हैं। और आरएसएस के कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो कोरिया के शासक होते हैं वह राम के वंशज है, तो कौन सी कोरिया? मैंने कल यही सवाल किया तो कहे उत्तर कोरिया। तो हमने कहा दक्षिण कोरिया का किंग जोंग कौन है जो तानाशाह, विश्व का सबसे बड़ा तानाशाह है? क्या वही क्या? तो कहे कि नहीं उत्तर कोरिया की बात हो रही है। अरे भाई तो अभी तो 20-25 बरस पहले उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया 2 भाग में डिवाइड हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है यह हमारे छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि 146 सांसदों का जिस तरह से पूरे शीतकालीन सत्र से निलंबित करके जो है हमारे लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम किया गया है, तो पूरी देश और प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि 2024 के चुनाव में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो है एनडीए को धूल चटाना है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। और लालू प्रसाद यादव जी के संरक्षण मार्गदर्शन में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बिहार में, और हमारे पीडीए फार्मूला के तहत समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकेंगे, उसके पहिया को उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। और ये जिस तरह से आप देखे होंगे कि महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को मारने के लिए जिस तरह शिखंडी को आगे किया गया था, तो यह असलियत को समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पैरों की जमीन खिसक रही है। 2024 में विदाई है, तो एक शिखंडी के रूप में जो है मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो हमें एक नहीं 10 मोहन यादव जैसे गुलाम मानसिकता के लोग जिनका जमीर मर चुका है, जाति स्वाभिमान मिट गया है, ऐसे नेता एक नहीं 10 मुख्यमंत्री बन जाए। उत्तर प्रदेश और बिहार जो काऊ बेल्ट कहा जाता है, मंडलबाद की उर्वरा जमीन कहा जाता है, यहाँ के यादव, यहाँ के पिछड़े मोहन यादव को आगे करने से झांसे में आने वाले नहीं हैं। ये तो केवल ओबीसी को और यादव समाज को गुमराह करने के लिए, शिकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शिखंडी के रूप में मोहन यादव को आगे करके, चारा के रूप में प्रस्तुत करके ओबीसी, एससी, एसटी यादव समाज को शिकार बनाने का जो रास्ता तलाश किए हैं। यहाँ का यादव, यहाँ का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो है इस झांसे में नहीं पड़ेगा, भाजपा की नैया को डुबाने का काम करेगा और 2024 में एनडीए को धूल चटा करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगा, जिसमें समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका होगी। और हम लोगों को विश्वास है कि अगर 6 सांसदों की बदौलत चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, 47 सांसदों की बदौलत इंद्र कुमार गुजराल और एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक पत्थर तोड़ने वाला आदिवासी का बेटा अकेले निर्दल विधायक बन करके अगर
कांग्रेस गठबंधन के समर्थन से झारखंड का मुख्यमंत्री बन सकता है और समाजवादी पार्टी के एक विधायक के समर्थन से रिफ्यूजी कमलनाथ अगर 15 महीने तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो 50+ सीटें पीडीए फार्मूला के तहत समाजवादी पार्टी जीत करके अखिलेश यादव को देश का प्रधानमंत्री बना सकती है। और हम लोगों को यह आसार दिखाई दे रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को लाल किला की प्राचीर से यादव का बेटा हुकुम सिंह यादव बागपत निवासी तिरंगा झंडा फहराए थे और 2024 में जदुवंशी अखिलेश यादव अपने पीडीए फार्मूला के तहत 50+ सीट सपा की जिता करके साइकिल को दौड़ा करके भाजपा के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में रोक करके उसके पहिया को उखाड़ फेंकेंगे और 15 अगस्त 2024 को अखिलेश यादव जी जो है प्रधानमंत्री के रूप में लाल किला की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराएंगे। मेरा एक सवाल है, आपकी महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के ऊपर हिंदुत्व भारी है, क्योंकि 4 राज्यों के अभी चुनाव हुए हैं और 4 राज्यों में बीजेपी जीत गई। वहाँ भी तो यही चल रहा था कि जो है गठबंधन था और नहीं जीतेगी, तो आप कैसे 2024 की कल्पना कर सकते हैं? इसमें 2 राज है। पहली बात कि इंडिया गठबंधन बना, उसके रणनीतिकार कौन थे? गुदड़ी के लाल, सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव थे। इंडिया गठबंधन के जनक बिहार के तेजस्वी मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी रहे। और लेकिन इंडिया गठबंधन को धूल दूषित करने का काम, समाजवादी पार्टी के पीठ में छुरा घोंपने का काम, अखिलेश यादव के साथ धोखाधड़ी, विश्वासघात करने का काम किसने किया? ये कांग्रेस के लोग ही किए। कमलनाथ हो चाहे कि ये अखिलेश वखिलेश कौन है, पूरा पिछड़ा समाज जो है अपमानित इसे महसूस किया और अखिलेश यादव जी के अपमान का बदला लेकर के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव थे। इंडिया गठबंधन के जनक बिहार के तेजस्वी मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी रहे। और लेकिन इंडिया गठबंधन को धूल दूषित करने का काम, समाजवादी पार्टी के पीठ में छुरा घोंपने का काम, अखिलेश यादव के साथ धोखाधड़ी, विश्वासघात करने का काम किसने किया? ये कांग्रेस के लोग ही किए। कमलनाथ हो चाहे कि ये अखिलेश वखिलेश कौन है, पूरा पिछड़ा समाज जो है अपमानित इसे महसूस किया और अखिलेश यादव जी के अपमान का बदला लेकर के वह सबसे बड़ी दुश्मन जो लोकतंत्र और संविधान विरोधी है, कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए वहां का यादव समाज विशेष करके जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी गया। और दूसरा, ये गठबंधन के साथ जो धोखाधड़ी कांग्रेस ने किया उसका भी परिणाम उसे देखने को मिला। और मैं पहले एक सच्चाई में बताया था कि जब चुनाव लंबे पीरियड तक खींचता है तो भारतीय जनता पार्टी वहां खेल करके भारी हो जाती है। आप उत्तर प्रदेश के 2022 का चुनाव देखिएगा, पश्चिम से चुनाव शुरू हुआ, पूरब तक गया, पूरब में समाजवादी पार्टी मजबूती स्थिति में रही, लेकिन पश्चिम में जो है ईवीएम में हेरफेर करके यह भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में सरकार, नहीं तो बड़े से बड़े जो है कि राजनीति शास्त्री रहे हो, तमाम जो है कि आप जैसे पत्रकार, जमीन से जुड़े हुए पत्रकार रहे हो, सारे लोगों को यह था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और 60 से अधिक जो है भाजपा को सीट नहीं मिलने वाली है। लेकिन यह ईवीएम में हेर फेर करके, ईवीएम में घालमेल करके, और भैया देखो ये तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, जब आपका बढ़िया से बढ़िया एप्पल का मोबाइल हैक किया जा सकता है, उसकी गोपनीयता को भंग किया जा सकता है, एटीएम को खंगाला जा सकता है और धरती पर इसरो में बैठ करके चंद्रमा के तल पर उतरे हुए चंद्रयान को नियंत्रित किया जा सकता है, धरती से उपग्रहों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो बताओ ईवीएम मशीन में क्या हेरफेर नहीं किया जा सकता? क्या ऐसा ये ब्रह्मास्त्र है कि इस पर किसी तरह का जो है इलेक्ट्रॉनिक उपक्रम का प्रभाव नहीं डाला जा सकता है? 14,000, 12,000, 13,000 का ये ईवीएम मशीन आती है, खिलौना की तरह है। तो इसमें हेरफेर भी किया जा सकता है, इसमें जो है बदलाव भी किया जा सकता है, जो गणित का है, जो नंबर का हेरफेर भी किया जा सकता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है के लिए ईवीएम मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन है। जो देश जापान ईवीएम बनाता है, उसकी चिप बनाता है, और उसने जब भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम पर उंगली 2019 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने उठाया था, और सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के नेता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ईवीएम के खिलाफ गए थे, और जब जापान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो ईवीएम बनाती है उससे हलफनामा मांगा गया तो उसने कहा मैं ईवीएम बनाता हूं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और यह पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है,
ये भाई इसमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए मेरे यहाँ ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और विश्व के जितने विकसित देश हैं, अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी हो, चाहे कोरिया हो, नीदरलैंड हो, चाइना हो, फ्रांस हो, मिस्र हो, जापान हो, वहाँ ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो भारत जैसे विकासशील देश में जो है ईवीएम से चुनाव क्यों? ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, लोकतंत्र बचाओ, ये हम लोगों का नारा है। और 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। और जो भी अगर ईवीएम नहीं हटता है 2024 में तो 100% वीवीपैट हो और वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि हिंदू हिंदू करके राम मंदिर का डंका पीट करके जो है हम वोट ले लेंगे। तो देखिए पढ़े लिखे जो हमारे छात्र नौजवान हैं, हमारे भाई भतीजे, हमारी बेटी और भतीजियां हैं, उनको नौकरी और रोजगार चाहिए। 5 किलो राशन दे करके, हिटलर का मुर्गा बना करके संविधान प्रदत्त जो अधिकारों से ओबीसी, एससी, एसटी को मरहूम किया जा रहा है, यही ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग उत्तर प्रदेश में भाजपा के रथ को रोकेंगे, साइकिल को दौड़ाएंगे, पीडीए फार्मूला को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में धूल चटाकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का पूरा मन बना लिया। जब आप लोग चुनाव जीतते हैं, घोषित चुनाव जीते, तब ईवीएम पे सवाल नहीं उठा। अगर भाजपा चुनाव जीत गई तो आप ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। अब जब खुद चुनाव जीते हैं तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठता। तो ईवीएम को आप कैसे बेईमान मान ले? आप खुद चुनाव जीते तो नहीं उठाए ईवीएम पे सवाल, अब आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, एक तरफ 10 रुपया गिरा है, एक तरफ 100 रुपया गिरा है। आप 10 रुपया उठाना उचित समझेंगे कि 100 रुपया? आप अपना ये बता दीजिए। अच्छा, एक घोषी का चुनाव जीता करके, छोटी जीत दिला करके और बड़ी जीत दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ये करने का काम करती है। ये चाहे कर्नाटक का चुनाव हुआ तभी ये बात आई हिमाचल की कि भैया वहाँ कैसे ईवीएम में अगर हेर फेर होता तो क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ जानती थी कि वहाँ हमारी दाल गलने वाली नहीं है, कहीं टिकने वाले नहीं। तो ये जो है बड़ी चालाकी से ये शिकार करने का काम करते हैं। इसलिए जैसा मैंने कहा, आप 10 रुपया को छोड़ देंगे, 100 रुपया उठाएंगे। तो एक घोषी को जिता दिए, मैनपुरी को जिता दिए। और जहां उनकी लंका में आग लगने वाली थी, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कुछ समय के लिए नेक टू नेक फाइट थी, लेकिन वहां भी भाजपा की सरकार नहीं बनती, कांग्रेस की बनने वाली थी। और 2/3 बहुमत से तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बननी थी, और लेकिन 3/4 से भाजपा ने सरकार बनाया। तो ईवीएम के कहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और यह पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। ये भाई इसमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए मेरे यहाँ ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और विश्व के जितने विकसित देश हैं, अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी हो, चाहे कोरिया हो, नीदरलैंड हो, चाइना हो, फ्रांस हो, मिस्र हो, जापान हो, वहाँ ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो भारत जैसे विकासशील देश में जो है ईवीएम से चुनाव क्यों? ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, लोकतंत्र बचाओ, ये हम लोगों का नारा है। और 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। और जो भी अगर ईवीएम नहीं हटता है 2024 में तो 100% वीवीपैट हो और वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि हिंदू हिंदू करके राम मंदिर का डंका पीट करके जो है हम वोट ले लेंगे। तो देखिए पढ़े लिखे जो हमारे छात्र नौजवान हैं, हमारे भाई भतीजे, हमारी बेटी और भतीजियां हैं, उनको नौकरी और रोजगार चाहिए। 5 किलो राशन दे करके, हिटलर का मुर्गा बना करके संविधान प्रदत्त जो अधिकारों से ओबीसी, एससी, एसटी को मरहूम किया जा रहा है, यही ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग उत्तर प्रदेश में भाजपा के रथ को रोकेंगे, साइकिल को दौड़ाएंगे, पीडीए फार्मूला को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में धूल चटाकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का पूरा मन बना लिया। जब आप लोग चुनाव जीतते हैं, घोषित चुनाव जीते, तब ईवीएम पे सवाल नहीं उठा। अगर भाजपा चुनाव जीत गई तो आप ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। अब जब खुद चुनाव जीते हैं तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठता। तो ईवीएम को आप कैसे बेईमान मान ले? आप खुद चुनाव जीते तो नहीं उठाए ईवीएम पे सवाल, अब आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, एक तरफ 10 रुपया गिरा है, एक तरफ 100 रुपया गिरा है। आप 10 रुपया उठाना उचित समझेंगे कि 100 रुपया? आप अपना ये बता दीजिए। अच्छा, एक घोषी का चुनाव जीता करके, छोटी जीत दिला करके और बड़ी जीत दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ये करने का काम करती है। ये चाहे कर्नाटक का चुनाव हुआ तभी ये बात आई हिमाचल की कि भैया वहाँ कैसे ईवीएम में अगर हेर फेर होता तो क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ जानती थी कि वहाँ हमारी दाल गलने वाली नहीं है, कहीं टिकने वाले नहीं। तो ये जो है बड़ी चालाकी से
ये शिकार करने का काम करते हैं। इसलिए जैसा मैंने कहा, आप 10 रुपया को छोड़ देंगे, 100 रुपया उठाएंगे। तो एक घोसी को जिता दिए, मैनपुरी को जिता दिए, और जहां उनकी लंका में आग लगने वाली थी, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कुछ समय के लिए नेक टू नेक फाइट थी, लेकिन वहां भी भाजपा की सरकार नहीं बनती, कांग्रेस की बनने वाली थी, और 2/3 बहुमत से तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बननी थी, और लेकिन 3/4 से भाजपा ने सरकार बनाया। तो ईवीएम के हेर फेर का यह खेल है। इसलिए कहते भाई, दूध का दूध और पानी का पानी हो जा, ईवीएम हटाओ ना, बैलेट पेपर से चुनाव करो। जो जनता की आकांक्षा है उसके आधार पर चलो। जब हमारा विश्वास जो है ईवीएम से उठ गया है, तो हम तो चाहते हैं कि ईवीएम हटना चाहिए और ईवीएम और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आपका इंडिया गठबंधन कई पार्टियां हैं, जब चुनाव हो जाता तो आप लोग ईवीएम की आवाज उठता है, अब चुनाव हो गया तो विपक्ष को ईवीएम की आवाज क्यों नहीं उठ रही? अच्छा, मैं जानना चाहता हूं, 2009 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने ईवीएम लाया था, और उस पर उंगली किसने उठाया था? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही, और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे ईवीएम को बंद करने के लिए, ईवीएम पर को आरोपित किए थे। और कांग्रेस पार्टी इस तरह अभी आवाज नहीं उठाती थी क्योंकि ईवीएम ये लाए थे इसलिए। लेकिन जब बुरी तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हार गए, उनकी आशाओं पर पानी फिर गया, तो आप बताओ कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ईवीएम पर सवाल खड़ा किया कि नहीं किया? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने खड़ा किया, और आज प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है इंडिया गठबंधन में जो है। तो पहले कांग्रेस को जो है इसकी अगुवाई करनी चाहिए कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। हमारी तो पार्टी राज्य स्तर की है।